This is my student support system. Keep watching, keep learning. बेसिकली ये इसी नाम से आता है व्हाट इज आर एच इनकम्पिटेबिलिटी। ठीक है, आर एच इनकम्पिटेबिलिटी क्या है? तो आर एच जो नाम है वो तो आप लोगों ने सुना ही हुआ है ना? नहीं सुना? आर एच फैक्टर वही है ना, ब्लड ग्रुपिंग वाला जो सिस्टम होता है ना, ए बी ओ और आर एच, ठीक है, वही है। यहाँ पर भी वही सिस्टम है, बट आर एच इनकम्पिटेबिलिटी क्या है और मिडवाइफरी में इसको क्यों पढ़ते हैं वो अब आज इस क्लास से आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, आर एच इनकम्पिटेबिलिटी क्या है? द प्रॉब्लम ऑफ आर एच इनकम्पिटेबिलिटी अकर व्हेन द हस्बैंड इज आर एच पॉजिटिव एंड वाइफ इज आर एच नेगेटिव। तो सबसे पहला जो आंसर आपके पास बनता है नॉट टॉकिंग आर एच इनकम्पिटेबिलिटी क्या है, तो जब भी ये क्वेश्चन आए तो सबसे पहले माइंड में ये आना चाहिए कि किसको ये बताना है। ठीक है ना, जब हम कम्युनिटी मेडिसिन करते हैं या हॉस्पिटल में होते हैं तो सबसे पहले ये क्वेश्चन आएगा कि यदि जो कपल है उसमें वाइफ आर एच नेगेटिव है और हस्बैंड आर एच पॉजिटिव है तो ही इसकी क्वेश्चन आएगा इनकम्पिटेबिलिटी का, अदरवाइज नहीं आएगा, है ना। यानी वो एक दूसरे के लिए कंपिटेबल आर एच के मामले में नहीं है। ठीक है, तो ये हो जाएगा इनकम्पिटेबिलिटी। आर एच इनकम्पिटेबिलिटी में रिजल्ट इन एच डी एन। अब इसे होगा क्या? अगर इनकम्पिटेबिलिटी है तो एच डी एन हो सकता है, मतलब हीमोलाइटिक डिजीज ऑफ न्यू बॉर्न। तो जो न्यू बॉर्न बेबी है उसमें हीमोलाइसिस हो सकता है, जो आरबीसीज हैं वो टूट सकती हैं, इवन डेथ तक हो सकती है। ठीक है ना, काफ़ी चांस होते हैं कि उसमें डेथ हो जाएगी। ठीक है, वो सीवियरिटी पे डिपेंड करेगा। एच डी एन इज ए लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन और कंडीशन ऑफ द न्यू बॉर्न। ठीक है, तो आर एच इनकम्पिटेबिलिटी प्रिकर्सर है, मेन है, और उससे हो जाता है एच डी एन। आर एच इनकम्पिटेबिलिटी रिजल्ट इन एच डी एन ओनली आफ्टर फर्स्ट प्रेगनेंसी और फर्स्ट एबॉर्शन। ठीक है, तीसरा पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट आता है कि ये कब होगा। अगर मान लो इनकम्पिटेबिलिटी है तो पहली प्रेगनेंसी हमेशा सेफ होगी, ठीक है, या पहला एबॉर्शन, मतलब अगर गलती से एबॉर्शन हो गया पहला और अब बच्चा जो है अब वो पहला आ रहा है सेकंड वाला, तो वो पहला नहीं माना जाएगा, उसमें वो सेकंड माना जाएगा। उनका बच्चा पहला हो सकता है बट एक एबॉर्शन हो चुका है तो वो नेचर तो वो काउंट करेगी ना, तो फिर उस बच्चे में उसकी डेथ होने की संभावना रहेगी। तो इन खतरनाक सिचुएशन से हम कैसे बचें, कैसे समझें, वो इस आज के चैप्टर में हम कवर करेंगे। नहीं, एक ही कंडीशन है, अगर दोनों नेगेटिव हैं तो कुछ नहीं होगा, दोनों पॉजिटिव हैं तो कुछ नहीं होगा, वाइस वर्सा है, अगर हस्बैंड नेगेटिव है वाइफ पॉजिटिव है तो भी कुछ नहीं होगा। सिर्फ आर एच नेगेटिव वाइफ है और आर एच पॉजिटिव हस्बैंड है तो ही ये सिचुएशन बनेगी, अदरवाइज नहीं बनेगी। ठीक है, कुछ भी हो, हाँ, नहीं होगा, नहीं होगा। आर एच इनकम्पिटेबिलिटी सिर्फ एक ही कंडीशन में होती है, जो वाइफ आर एच नेगेटिव है, चाहे वो ए बी नेगेटिव हो, चाहे ए नेगेटिव हो, कुछ भी नेगेटिव हो, बट आर एच नेगेटिव होना चाहिए, है ना, और हस्बैंड पॉजिटिव होना चाहिए। कोई भी कंडीशन होनी चाहिए, जैसे मान लो ए नेगेटिव वाइफ है और ओ पॉजिटिव हस्बैंड है तो भी ये कंडीशन बन सकती है ना। बी पॉजिटिव हस्बैंड है, वो ए नेगेटिव है तो भी बन सकती है। तो सिर्फ आर एच का हमें इसमें इनकम्पिटेबिलिटी में ध्यान रखना है। ठीक है ना, अगर आपको ब्लड ग्रुपिंग में क्या प्रॉब्लम होती है अगर वो समझ आई हुई है तो ये वाला चैप्टर आसानी से आपको समझ आएगा, है ना। अब आप लोगों को ध्यान है कि अगर मान लो ब्लड कंपिटेबल नहीं है और इनकम्पिटेबल ब्लड दे दिया जाए तो क्या होगा? हीमोलाइसिस होगा, है ना, क्योंकि ब्लड क्लम्प हो जाएंगी सेल्स और जो कैंडिडेट जिसको दिया गया है ब्लड वो उसकी डेथ हो सकती है ना। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होती है और ब्लड क्लोट हो जाता है। सेम सिचुएशन इसमें होगी, बट इसमें एक सिस्टम बनता है कि पहले एबॉर्शन में क्यों नहीं, दूसरे में ही क्यों। ठीक है ना, तो वो चीज़ अपने को समझनी है। इन आर एच इनकम्पिटेबिलिटी ड्यूरिंग फर्स्ट प्रेगनेंसी द फीटस मे बी आर एच पॉजिटिव और आर एच नेगेटिव। अब सेकंड कहानी यहाँ से शुरू होती है। अगर मान लो हस्बैंड पॉजिटिव है आर एच, वाइफ नेगेटिव है, तो क्या कंडीशन होगी? 50-50 चांस रहेंगे, या तो बच्चा आर एच नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा। ठीक है ना, अब एक कंडीशन ये भी आ गई है। ब्लड ग्रुप वैसे ए बी ओ सिस्टम का कुछ भी हो सकता है, आर एच में वो
या तो नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा। अगर नेगेटिव है तो कुछ नहीं है, माँ भी नेगेटिव बच्चा भी नेगेटिव चलेगा, ठीक है ना। बट 50% चांस है कि वो बेबी RH पॉजिटिव हो, क्योंकि मदर फादर से कुछ उसमें जीन्स आ गए तो वो RH पॉजिटिव हो गया। यहाँ पर वो कहानी बनेगी इनकम्पिटेबिलिटी वाली, है ना। तो मेन इनकम्पिटेबिलिटी किसकी है? बच्चे की और माँ की है, ठीक है ना। उन दोनों का ब्लड अलग अलग हो गया। अब वैसे ब्लड जो प्लेसेंटा का बैरियर होता है, ये चीज़ भी आपको पता ही होगी, प्लेसेंटा आप लोगों ने पढ़ लिया। कभी भी बच्चे का ब्लड और माँ का ब्लड आपस में मिक्स नहीं होता है, सेपरेट रहता है। तो इसलिए वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी पूरी प्रेगनेंसी सेफ हो सकती है। बट क्या होगा, इफ़ द बेबीज आर एज नेगेटिव देन देयर इज नो प्रॉब्लम, बट पॉजिटिव है तो प्रॉब्लम आएगी ड्यूरिंग डिलीवरी। जब डिलीवरी होगी तो प्लेसेंटा सेपरेट हो रहा है, उस दौरान ब्लड मिक्स हो जाएगा, ठीक है ना, बच्चे का और माँ का। या तो उस दौरान होगा, और या अगर एबॉर्शन हो गया, ठीक है ना, किसी भी टाइप का DNC की, उस समय भी ब्लड मिक्स होने का चांस होगा। तो किसी भी कारण से, या एबॉर्शन से या डिलीवरी के टाइम यदि वो ब्लड मिक्स हो गया तो क्या होगा कि जो बच्चे के एंटीजन हैं, क्योंकि RH पॉजिटिव कब होता है? जब उसमें RH एंटीजन होते हैं, और RH नेगेटिव कब होता है? जब RH एंटीजन नहीं होते। तो मदर में तो नहीं है RH नेगेटिव, वो एंटीजन नहीं है, बट बच्चे के ब्लड में है। और जिस दौरान थोड़ा सा भी ब्लड मिक्स हुआ, वह एंटीजन कहाँ से ले गए? मदर के ब्लड में। और मदर के इम्यून सिस्टम ने उसको पहचान लिया कि ये तो दुश्मन आ गया, और वो तुरंत क्या करेगा? अपने ब्लड में एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देगा। तो अब मदर में क्या बनना शुरू हो गया? RH एंटीबॉडीज़, ठीक है ना। जो RH है उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनना शुरू हो गया, ठीक है ना। ब्लड RH नेगेटिव है, बट अब जो एंटीबॉडीज़ हैं वो पॉजिटिव वाले उसके अंदर बनने शुरू हो गए, ठीक है। RH पॉजिटिव ब्लड सेल्स ऑफ द बेबी मे एंटर इनटू द मदर सर्कुलेशन, ठीक है। कब? ड्यूरिंग डिलीवरी, ये अभी मैंने आपको बता ही दिया। एंड एट दिस टाइम इम्यून सिस्टम ऑफ मदर इज एक्टिवेटेड इन रेस्पॉन्स टू RH एंटीजन ऑफ द बेबी, ठीक है ना। यहाँ तक का क्लियर समझ आ गया कि अब मदर में एंटीबॉडीज, यानी वहाँ एक इम्यून सिस्टम की आर्मी तैयार हो गई है, अटैक करने के लिए रेडी है ना। अभी अटैक नहीं करेगी, ये तो डिलीवरी से हो ही जाएगी, ठीक है। मदर्स इम्यून सिस्टम प्रिपेयर RH एंटीबॉडी इन रेस्पॉन्स टू दिस रिएक्शन, बट इट डज नॉट अफेक्ट द करंट बेबी एज इट इज़ ऑलरेडी डिलीवर्ड। ये तो डिलीवर हो ही चुका है, डिलीवरी के टाइम ही तो ये प्रॉब्लम हुई थी ना, तो वो तो डिलीवर हो गया, सेफ है। अब एक आर्मी रेडी हो चुकी है, अब क्या करेगी? नेक्स्ट बेबी के लिए खतरा है, ठीक है ना। क्यों खतरा है? क्योंकि ब्लड तो मिक्स नहीं होता, बट एंटीबॉडीज प्लेसेंटा क्रॉस कर सकते हैं, ठीक है। तो वो जो नेक्स्ट बेबी आएगा, अगर वो RH नेगेटिव आ गया किस्मत से तो सेकंड को भी खतरा नहीं है। बट RH पॉजिटिव आ गया तो वो जो एंटीबॉडीज़ है वो आएंगे बच्चे के अंदर, और उसकी जो RBC है उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे, तो HDN उसके अंदर हो जाएगा। इवन स्टिल बर्थ भी हो सकती है, और किसी तरीके से वो जीवित रह गया, स्ट्रॉन्ग बच्चा है, आ गया बाहर, तो बाद में भी उसको कॉम्प्लिकेशंस आएंगी, ठीक है। क्लियर हो गई ये कंडीशन? कब होगा कब नहीं होगा? 50% चांस एंटीबॉडी बनने में है शुरू में, और सेकंड बच्चे में भी 50% चांस है कि यदि वो पॉजिटिव हुआ तो ये प्रॉब्लम आएगी, अदरवाइज नहीं आएगी, ठीक है। अच्छा, अब आगे देखते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या होंगे। कि अब मान लो एंटीबॉडीज आ गए उसके अंदर, और उसकी RH जो RBC है उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, और कंडीशन आ गई HDN, ठीक है ना, हीमोलाइटिक डिसऑर्डर ऑफ न्यूबॉर्न या फीटस, है ना। RH इनकम्पेटिबिलिटी डज नॉट हैव एनी हार्मफुल इफेक्ट ऑन मदर, ये ध्यान रखना, है ना। क्योंकि जो एंटीबॉडीज है वो हमेशा क्रॉस कर सकते हैं, बट एंटीजन नहीं कर सकता। एंटीजन का साइज बड़ा है तो वो नहीं जा सकता, बट एंटीबॉडी आ सकते हैं। तो अगर मदर में एंटीबॉडी अब बन गए हैं तो सेकंड बेबी में वो क्रॉस करेंगे ही करेंगे, ठीक है ना। अगर वो नेगेटिव हुआ तो कुछ नहीं करेगा, बट पॉजिटिव हुआ तो उसको मारेगा, ठीक है ना। RH जो मदर के लिए कोई इफेक्ट नहीं है, क्योंकि मदर तो नेगेटिव है, तो मदर में वो एंटीबॉडी कुछ नहीं करेंगे। अगर बच्चा भी नेगेटिव होगा सेकंड वाला तो भी वहाँ भी कुछ नहीं करेंगे, बट बच्चा पॉजिटिव है तो उसको वो डिस्ट्रॉय करेंगे, ठीक है ना। इट अफेक्ट ओनली RH पॉजिटिव बेबी ऑफ नेक्स्ट प्रेगनेंसी, ठीक है ना। क्लियर हो गया कि RH पॉजिटिव बेबी जब आएगा
दूसरी प्रेगनेंसी, तीसरी प्रेगनेंसी, चौथी प्रेगनेंसी, 10वीं कितनी भी हो सकती हैं, तो हर पॉजिटिव बेबी को ये एंटीबॉडी मारेंगे, क्योंकि एक बार बन गए तो हमेशा रहेंगे ये, ठीक है ना। हाँ, RH पॉजिटिव के अगेंस्ट बनी, ठीक है ना। RH नेगेटिव ब्लड के अंदर जो RH के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनी है, ठीक है ना, तो वो उसको डिस्ट्रॉय करती है। जो जो RH पॉजिटिव ब्लड आएगा उसको वो मारेंगे, ठीक है ना। नोट हो, हाँ हाँ, वाइफ पॉजिटिव वाले में तो ये कंडीशन आएगी नहीं, क्योंकि बेबी तो मदर के वोम में है ना, फादर के तो उसमें है नहीं। अगर फादर के यूट्रस होता तो वहाँ भी हो जाता, ठीक है ना, लागू नहीं होगा। हाँ, मदर का ही, मदर का नेगेटिव। अगर मान लो आप जैसे हेल्थ एजुकेशन देते हैं, तो जो जो RH नेगेटिव लड़कियां हैं, ठीक है ना, बहुत सारी होंगी, उनको ये ध्यान रखना है कि उनका हस्बैंड RH पॉजिटिव ना हो। तो ये जो जेनेटिक काउंसलिंग करते हैं ना, प्री मैरिटल काउंसलिंग, उसमें भी ये बताते हैं, या तो वो ना हो, अगर हो अच्छा लड़का है, शादी करनी है, अगर हो तो क्या करेंगे, जेनेटिक काउंसलिंग करेंगे, और प्री प्रेगनेंसी भी गायनेकोलॉजिस्ट से सलाह लेके और इंजेक्शन लगा सकते हैं एंटी-D वाला, जो भी हम आगे देखेंगे, वो लग जाए तो बच्चा सही है, ठीक है। वाइफ का नेगेटिव होना जरूरी है। अगर वाइफ पॉजिटिव है तो कोई दिक्कत नहीं, जो जो पॉजिटिव है आप में से उनको कोई खतरा नहीं है, ठीक है ना, तो भी कोई खतरा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जो बच्चा है वो ब्लड किस से साथ मिक्स हो रहा है उसी का ही देखा जाता है। तो ब्लड तो मदर के साथ ही मिक्स होगा, तो मदर ही नेगेटिव होगी तो दिक्कत है ना। ओके, ड्यूरिंग सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसी, अब क्या होगा, बातें नहीं, डिसीजन बाद में कर लेना। इस वीडियो को बार बार देखोगे तो आपको और ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है ना। ड्यूरिंग सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसी, आगे जो प्रेगनेंसी आएगी, इफ़ द बेबी इज RH पॉजिटिव, देन RH एंटीबॉडीज फ्रॉम द मदर कैन क्रॉस द प्लेसेंटा, ठीक है ना, जो बैरियर है उसको क्रॉस करेंगी, एंड RH पॉजिटिव सेल्स ऑफ द बेबी आर डिस्ट्रॉयड बाय RH एंटीबॉडी इन द मदर। तो एंटीबॉडी मदर के आए बच्चे के अंदर, और वहाँ जो RH पॉजिटिव सेल्स हैं उनको डिस्ट्रॉय कर दिया, है ना। दिस कंडीशन इज नोन एज HDN, हीमोलाइटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न और फीटस, दोनों को हम HDN ही कहेंगे। अच्छा, ये एग्जाम में HDN के नाम से भी आ सकता है, शॉर्ट नोट है ना, तो उसमें भी आप समझ जाना कि ये क्या चीज़ है। HDN रिजल्ट्स इन एनीमिया, जॉन्डिस इन द फीटस एंड इवन डेथ में, ठीक है ना, एबॉर्शन भी हो सकता है, स्टिल बर्थ हो सकती है। इफ़ द बेबी इज एबल टू सर्वाइव, देन न्यू बॉर्न विल हैव सीवियर एनीमिया एंड जॉन्डिस, ठीक है, न्यू बॉर्न को भी सीवियर एनीमिया और जॉन्डिस होगा। अगर मान लो जांच नहीं हुई है किसी भी तरीके से, बच्चा बच गया है और बाद में आपको देखते हैं कि वो बेबी जो है वो सीवियर जॉन्डिस और एनीमिया वाला है, ठीक ही नहीं हो रहा। वैसे तो अगर जॉन्डिस नॉर्मल भी होता है, आप लोगों को पता ही है ना, तो वो 7-8 दिन में अपने आप सही हो जाता है, बट नहीं हो तो बढ़ता जाए, तो इसका मतलब उसको ये प्रॉब्लम है, HDN वाली, है ना। इफ़ द मदर हैव बैक टू बैक एबॉर्शंस, अगर मान लो आपके सामने एक ऐसी लेडी आती है जिसको बार बार एबॉर्शंस हो रही है, पहला बच्चा ठीक हो गया था और अब तो हर बार एबॉर्शन हो रही है, ठीक है, तो देन द कॉज में भी RH इनकम्पिटेबिलिटी। तो ये इसके बारे में भी सोचना चाहिए कि चलो ब्लड टेस्ट करा लो दोनों का, है ना, उससे भी चीज़ क्लियर हो जाएगी। इट शुड बी क्लियर इन आवर माइंड दैट फर्स्ट बॉर्न बेबी आर नॉट अफेक्टेड बाई दिस प्रॉब्लम, या तो फर्स्ट बॉर्न बेबी हो या एबॉर्शन हुआ हो, ऑटोमेटिक हो गया हो या करवाया हो, है ना, दोनों तरीके से। इट शुड बी, अच्छा, बट द प्रॉब्लम अनलेस द मदर हैव पास्ट हिस्ट्री ऑफ एबॉर्शन और मिसकैरेज, ठीक है ना, या तो मिसकैरेज की हिस्ट्री हो या एक बेबी उसको हो, उसी को ही ये प्रॉब्लम होनी है। ऑल RH पॉजिटिव चिल्ड्रन ऑफ लेटर प्रेगनेंसी विल बी अफेक्टेड बाय RH इनकम्पिटेबिलिटी, ठीक है ना। तो फ्यूचर प्रेगनेंसी में जो भी RH पॉजिटिव बच्चे होंगे वो सारे वो हो सकते हैं। अब वैसे तो थ्योरेटिकली तो 50% है, बट हो सकता है उस लेडी के हर बच्चा वो 50% वाली कैटेगरी में आ रहा हो, सारे के सारे यानी 100% उसके बच्चे पॉजिटिव ही हो सकते हैं, है ना, तो हर बच्चा अफेक्टेड होगा। इसलिए हमें इसका सॉल्यूशन चाहिए, ठीक है। अब सॉल्यूशन क्या है वो हम इसको आगे देखेंगे, कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं इस प्रॉब्लम को। डेवलपमेंट ऑफ RH एंटीबॉडी इन RH नेगेटिव मदर कैन बी प्रिवेंटेड, ठीक है ना। अब जो RH नेगेटिव वाले बच्चे हैं वो भी सुन लो, है ना,
कि बच सकते हैं, ठीक है। और ये हम आगे सलाह भी दे सकते हैं जिसके भी घर में RH जो फीमेल बच्चियां हैं नेगेटिव वाली, तो उनको क्या करना है कि RH एंटीबॉडी कब बनेगा, जब RH एंटीजन जाएगा, ठीक है ना। बट RH जो एंटीजन होता है और RH जो एंटीबॉडी हमारी जो इम्यून सिस्टम बनाता है, तो वो तब बनाता है जब एंटीजन उसके पास जाएगा। बट हमारे पास एक ऐसा साइंटिस्ट ने एक सॉल्यूशन ढूंढ लिया है कि एक इंजेक्शन बना दिया है इम्यूनोग्लोबुलिन, वो अगर दे देंगे तो वो एंटीजन के साथ बाइंड कर जाएगा, हमारे इम्यून सिस्टम के वहाँ पहुँचने से पहले वो एंटीजन को पकड़ लेगा। अब इन दोनों की दोस्ती हो गई, अब ये एंटीजन उसको टच नहीं कर पाएगा और जो एंटीबॉडीज़ हैं वो नहीं बन पाएंगे, ठीक है ना। तो जितने भी एंटीजन होंगे उनके साथ वो वैक्सीन बाइंड कर जाएगा, उसको अकेला नहीं रहने देगा, ठीक है ना। तो एंटीजन अकेला नहीं है तो वो एंटीबॉडी नहीं बनेंगे, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या है कि RH अब क्या करेंगे, ये जो RH एंटीबॉडी इंजेक्शन है ये मार्केट में आता है, ये हम मदर को दे देंगे। कौन सी वाली को? RH नेगेटिव वाली मदर को, ठीक है ना। फर्स्ट प्रेगनेंसी में ही दे दो, क्योंकि अब पता है कि RH नेगेटिव है और हस्बैंड पॉजिटिव है तो देना है। अगर दोनों नेगेटिव हैं तो देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। अगर हस्बैंड पॉजिटिव है तो देना है। तो क्या होगा, कब देंगे? फर्स्ट डोज इज गिवन अराउंड 8th वीक एंड सेकेंड डोज इज गिवन विदिन 72 आवर ऑफ द डिलीवरी और एबॉर्शन, ठीक है। तो जैसे ही पता लगे RH नेगेटिव लेडी आई है, उसका हस्बैंड पॉजिटिव है, तो 8वें वीक में ही उसको पहला इंजेक्शन एंटी-डी लगा देंगे, ठीक है ना। तो जो गायनेकोलॉजिस्ट होती हैं इसीलिए कहते हैं कि अर्ली रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है ऐसी प्रॉब्लम से बचने के लिए। अब रजिस्ट्री के लिए जाएंगी तो गायनेकोलॉजिस्ट अपने आप ही उसको इंजेक्शन लगवा देंगी, ठीक है ना, हिस्ट्री लेके। और सेकंड कब देना है? 72 आवर आफ्टर डिलीवरी, विदिन 72 आवर एज अर्ली एज पॉसिबल आफ्टर डिलीवरी, ठीक है ना, सेकंड इंजेक्शन। तो 2 इंजेक्शन उसके लगेंगे, है ना। दिस इंजेक्शन इज नोन एज RH इम्यूनोग्लोबुलिन इंजेक्शन, ठीक है ना। इसको क्या कहते हैं? RH इम्यूनोग्लोबुलिन इंजेक्शन कहते हैं या एंटी-डी इम्यूनोग्लोबुलिन कहते हैं। तो ज़्यादातर इसको एंटी-डी के नाम से बोल देते हैं ना कि एंटी-डी लगा दो ना। तो एंटी-डी इम्यूनोग्लोबुलिन इंजेक्शन है। ये इंजेक्शन मदर में एंटीबॉडी नहीं बनने देगा, ठीक है ना। तो एंटीबॉडी जब बनेंगे नहीं तो नेक्स्ट प्रेगनेंसी भी सेफ हो जाएगी, ओके। अब अगेन वही प्रॉब्लम आएगी, नेक्स्ट प्रेगनेंसी में फिर यदि RH पॉजिटिव बच्चा है तो फिर से इंजेक्शन लगेगा, ठीक है ना। तो फिर ये जेनेटिक काउंसलिंग जो फैमिली काउंसलिंग कराएंगे तो कह देंगे चलो 2 बच्चे हो गए, अब और मत करना, ठीक है ना। हाँ, 1 बच्चा भी है तो भी सही है, 1 बच्चा है तो फिर ज़रूरत ही नहीं है ना। फिर भी हम फर्स्ट वाले में ही लगा देते हैं क्योंकि कब मन कर बदल जाए 2 बच्चे करने का, इसलिए लगा देते हैं। दिस इंजेक्शन इज ऑल्सो गिवन आफ्टर एबॉर्शन, यदि कोई एबॉर्शन हो गया, ठीक है ना, तो भी लगाएंगे, चाहे वो फर्स्ट है बच्चे के बाद है या बच्चे से पहले है। कभी भी नेगेटिव वाली मदर और उसका हस्बैंड पॉजिटिव है और एबॉर्शन हो गया है तो जस्ट आफ्टर एबॉर्शन ये इंजेक्शन लगाना है, ठीक है ना। एबॉर्शन पे भी लगाना है और अगर प्रेगनेंसी है तो भी लगाना है, ठीक है, क्लियर। तो नहीं लगेगा, तो ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है ना। तो इनकम्पिटेबल नहीं है, क्योंकि 100% अगर दोनों नेगेटिव हैं तो बच्चा नेगेटिव ही होगा। बच्चा पॉजिटिव होने के कम चांस होते हैं जब दोनों में से एक पॉजिटिव हो, तब वो होगा, है ना। RH इम्यूनोग्लोबुलिन, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि कैसे रोकता है, तो RH इम्यूनोग्लोबुलिन बाइंड विद द RH एंटीजन, जो बच्चे का RH एंटीजन होता है उसके साथ वो अटैच कर जाता है और हमारा इम्यून सिस्टम फिर उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता, इसलिए वो नहीं बनता। तो अकेला रहेगा तो पहचान लेगा, है ना। एंड प्रिवेंट मदर्स इम्यून रेस्पॉन्स टू प्रोड्यूस RH एंटीबॉडी, ठीक है ना। RH एंटीबॉडी नहीं बनेगी यदि हमने ये इंजेक्शन लगा दिया तो, ठीक है। तो ये सिंपल एक टॉपिक था, कई बार इस पे My student support system. Keep watching, keep learning.